हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2024 में नेटफ्लिक्स पे आई मूवी भक्षक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर होम पर बेस्ड है, जहाँ नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक यौन शोषण हुआ करता था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक दर्दनाक सीन से, जहाँ एक लड़की चिल्ला रही होती है। एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, तो लड़की उससे बचने की कोशिश करती है। जब वो आदमी उसके साथ कुछ नहीं कर पाता, तो वो आदमी उस लड़की के गुप्त अंग में मिर्ची का पाउडर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे असहनीय दर्द होता है और इसी वजह से वो खूब चिल्ला रही होती है और रो रही होती है। पर उस आदमी को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उस पर हंसे जा रहा होता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम सोनू होता है। वे दोनों मिलकर उस लड़की को मार डालते हैं, क्योंकि वो चिल्लाए जा रही थी। फिर उसे शमशान घाट जलाने के लिए ले जाते हैं और वहाँ के आदमी से उसे जलाने को कहते हैं। इसके बदले वो उसे पैसे भी देते हैं। सोनू उस आदमी को धमकाते हुए कहता है कि ये काम बंसी साहू का है, इसीलिए अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम कहना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो आदमी उस लड़की की लाश को जला देता है। अब अगले सीन में हमें वैशाली सिंह नाम की रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जिसे किसी गुप्ता नाम के आदमी का कॉल आता है और वो उसे फौरन मिलने को बुलाता है। वैशाली गुप्ता से मिलती है। गुप्ता उसे एक फाइल पकड़ाते हुए बताता है कि ये सोशल ऑडिट रिपोर्ट है। राज्य के चाइल्ड सेंटर होम में पिछले साल सर्वे हुआ था। मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह के बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म की खबर है। 2 महीने हो गए रिपोर्ट आए, लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा और ना ही कोई करने वाला। ये सुन वैशाली पहले तो ये रिपोर्ट लेने से मना कर देती है, क्योंकि इसमें एक्शन लेने का काम पुलिस का है। पर गुप्ता जी कहते हैं कि रिपोर्टर का काम होता है न्यूज़ की सच्चाई को सबके सामने लाना, इसीलिए आप अपना काम कीजिए। वैसे भी पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस कांड में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। गुप्ता की बात सुन वैशाली रिपोर्ट को ले लेती है। फिर वैशाली उस रिपोर्ट को पढ़ती है। तब वैशाली को पता चलता है कि मुजफ्फरपुर की बच्चियों के साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है। यहाँ तक कि वहाँ से कई बच्चियां गायब भी हो चुकी हैं। वो कहाँ जाती हैं ये किसी को पता नहीं चलता। अब वैशाली की बात करें तो वो शादीशुदा है। वैशाली का पति अरविंद उसे और उसके काम को बहुत सपोर्ट करता है। उसे वैशाली के काम से कोई दिक्कत नहीं है। वैशाली पहले बड़े न्यूज़ चैनल में काम कर चुकी है, लेकिन अब पटना में वैशाली खुद का अपना एक छोटा सा न्यूज़ चैनल चलाती है, जिसका नाम है कोशिश न्यूज़। छोटा न्यूज़ चैनल होने की वजह से ज़्यादा कमाई और पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन वैशाली पूरी कोशिश करती है अपना काम ईमानदारी से करने की और जनता तक सही खबर पहुंचाने की और सच्चाई दिखाने की। वैशाली को उम्मीद है कि वो कभी न कभी सक्सेस जरूर पालेगी। वैशाली की इस काम में उसका साथ देता है कैमरामैन भास्कर। अब अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ उस बालिका गृह को देखने जाती है। वैशाली देखती है कि उस बालिका गृह में बाहर से ताला डला हुआ है, साथ ही ना कोई खिड़की वगैरह है। वैशाली वहाँ की फोटो ले रही होती है कि तभी वहाँ सोनू आता है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। सोनू वैशाली को अंदर नहीं जाने देता और वहाँ से दोनों को भगा देता है। इसके बाद वैशाली अपनी नंद ममता के घर जाती है, जिसकी फैमिली मुजफ्फरपुर में ही रहती होती है। यहाँ ममता और उसका पति सुरेश वैशाली को जल्दी बच्चा पैदा करने को कहते हैं, क्योंकि वैशाली की शादी को 6 साल हो गए होते हैं। लेकिन वैशाली कहती है कि वो अपना पहले काम सेट करना चाहती है, इसीलिए उसके बाद ही बच्चा करेगी। वे वैशाली भास्कर के साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जाती है, जहाँ वो मिथिलेश से मिलती है और उसे रिपोर्ट दिखाती है। रिपोर्ट देखने के बाद मिथिलेश कहता है कि ये रिपोर्ट तो वो लाई है, उसे ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिली, इसीलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और रही बात जांच की, तो जब तक सरकार पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ ऑर्डर नहीं देगी तब तक जांच नहीं कर सकते, और अगर ऑर्डर आए तो जांच करेंगे, और तब अगर उन्हें कुछ लगा कि गलत हो रहा है तो एक्शन जरूर लेंगे। अब मिथिलेश की बात सुन वैशाली डिसअपॉइंट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद के पास बंसी साहू का कॉल आता है, जो उसे धमकी देता है कि वो वैशाली को रोक ले, वरना अच्छा नहीं होगा। अब रात में जब वैशाली घर आती है तो अरविंद उसे इस केस से दूर रहने को कहता है। साथ ही दोनों के बीच कहासुनी भी हो जाती है। अब दूसरे दिन वैशाली जब अपने ऑफिस में होती है तो वहाँ गुप्ता आता है, जो उसे बंसी साहू के बारे में बताता है कि वो खुद एक पत्रकार है और उसके 3 अखबार चलते हैं, जबकि वो सरकार से सब्सिडी पर 60,000 पेपर लेता है, लेकिन छापता सिर्फ 3 कॉपी है। साथ ही वो अलग अलग एनजीओ से भी जुड़ा है, यहाँ तक कि उसका सरकार से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। सरकार की ज्यादातर एड्स उसी के पास ही आती हैं। वो 2 बार चुनाव भी लड़ चुका है। तो वो अलग बात है कि कोई जीता नहीं, यानी कि कुल मिलाकर वो एक पावरफुल आदमी है। अब सरकार उसके हाथ में है, इसीलिए सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुप्ता की बात सुन वैशाली गुस्सा करती है कि उसने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। अगर उसे पता होता तो वो इस केस को हाथ भी नहीं लगाती। तब गुप्ता कहते हैं कि तो फिर आप रिपोर्टर किस बात की, अगर बड़े बड़े लोगों का सच सबके सामने नहीं ला सकती। ये सुन वैशाली सोच में पड़ जाती है कि क्या किया
किया जाए, इसलिए वो इस रिपोर्ट की न्यूज़ को फाइनली चला देती है। इस न्यूज़ को देख बंसी साहू उसे मिलने के लिए बुलाता है और मुस्कुराते हुए उसे धमकी देता है और कहता है कि उसका छोटा सा चैनल कोई नहीं देखता, तो उसकी खबर ज़्यादा नहीं फैली और अगर वो चाहे तो अपने न्यूज़ चैनल में वो उसकी खबर छाप सकता है। उसका वो क्या कर सकता है वो सोच भी नहीं सकती। वहाँ से निकलने के बाद पूरे रास्ते बंसी साहू के आदमी उसे फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उसके आदमी उसके घर पर भी कई दिनों से नजर रखे होते हैं, लेकिन वैशाली डरती नहीं। अब इतनी लेट घर आने पर फिर से वैशाली की अरविंद से कहासुनी हो जाती है। अरविंद उसे रुकने को कहता है। असल में अरविंद का कहना होता है कि ये बच्चे उसके नहीं, जब उसके बच्चों के साथ होगा तब देखा जाएगा। ये सुन वैशाली कहती है कि वो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं, जब हमारे साथ होगा तो क्या तभी हमारी आंखें खुलेंगी। ये कहकर वैशाली कमरे में चली जाती है। अब दूसरे दिन वैशाली पटना के ही शेल्टर होम में जाती है और वहाँ के मैनेजमेंट से पूछती है कि आखिर शेल्टर होम काम कैसे करता है। तब मैनेजमेंट ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर पुलिस या अन्य माध्यमों से अनाथ और बेसहारा नाबालिग बच्चियों को लाया जाता है, जिनकी देखरेख सरकार की निगरानी में उनके द्वारा किया जाता है और खाने पीने पढ़ने आदि का खर्चा सरकार और डोनेशन के थ्रू पूरा किया जाता है। यहाँ पर 18 साल तक बच्चियों को रखा जाता है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दूसरे शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर वैशाली पूछती है कि क्या कभी मुनव्वरपुर के शेल्टर होम से कोई लड़की यहाँ पर आई है, तो पता चलता है कि वहाँ से कोई भी लड़की यहाँ नहीं आई। वैशाली सोचती है कि कभी तो कोई लड़की मुनव्वरपुर से किसी और शेल्टर होम में गई होगी, इसीलिए वैशाली और भास्कर अलग अलग शेल्टर होम में जाके पूछताछ करते हैं। तब वैशाली को एक शेल्टर होम में पता चलता है कि उनके यहाँ एक सुधा नाम की लड़की है, जो पहले मुनव्वरपुर के शेल्टर होम में खाना बनाया करती थी। वैशाली सुधा को बुलवाती है, उससे वहाँ के बारे में पूछती है, पर सुधा वहाँ का नाम सुनते ही डर और सहम सी जाती है और कुछ नहीं बोलती। सुधा कहती है कि उसे वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं। इस पर वैशाली उसे छोटी छोटी बच्चियों का वास्ता देती है और कहती है कि वो उन बच्चियों की मदद करना चाहती है और ये कहकर वैशाली वहाँ से जाने लगती है। तब सुधा वैशाली को रोककर वहाँ का सच बताती है। सुधा कहती है कि वो एक गरीब घर की लड़की है, इसीलिए उसके पापा ने उसे बालिका गृह में खाना बनाने की नौकरी दिलवाई थी। अंदर जाने पर उसे बेबी रानी नाम की औरत मिलती है, जो कि बालिका गृह की ग्रैंड माता होती है। वो सुधा को डराते हुए कहती है कि उसे यहाँ की किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं, बस उसे खाना बनाना है और चुप रहना है। फिर सुधा उस रूम या यूं कहो एक हॉल में जाती है जहाँ बच्चियों को रखा जाता था। वहाँ बच्चे जमीन में सोती थी, उन्हें जानवरों की तरह रखा जाता था। फिर सुधा जब खाना बनाती है तो उनमें से एक लड़की आकर उससे कहती है कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए, जगह बिल्कुल ठीक नहीं। पर सुधा उसकी बात नहीं समझ पाती। उस बच्चे को किचन में देख बेबी रानी उससे बहुत पीटती है। फिर एक रात सुधा जब सो रही होती है तो उसे आवाजें आती हैं। सुधा जब बाहर निकल कर देखती है तो उसे 2 बच्चियों की लाश दिखती है, जिन्हें सोनू ले जा रहा होता है। उन बच्चियों को काफी ज्यादा मारा गया होता है। इल्जाम से बचने के लिए उन लोगों ने उन्हें मार दिया होता है और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं। फिर सुधा उस हॉल में जाती है जहाँ बच्चियां रहती होती हैं। सुधा देखती है कि बेबी रानी भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रही होती है। फिर सुधा ऊपर के एक और रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हेड मिथिलेश भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा है। उसने उसे बहुत ज्यादा मारा होता है। ये देख के सुधा की रूह कांप जाती है और वो समझ जाती है कि इस बालिका गृह में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। सुधा को फिर वही लड़की मिलती है और वो उसे समझाती है कि वो यहाँ से भाग जाए, वरना अगर किसी को लगा कि वो यहाँ के लिए खतरा है तो उसे भी मार दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा। अब अगले दिन बंसी साहू शेल्टर होम में आता है जहाँ उसकी मुलाकात सुधा से होती है। बंसी को सुधा पसंद आती है और वो उसे अपने लिए चूज कर लेता है। बेबी रानी सुधा को बंसी के बारे में बताती है कि वहाँ के कर्ता धर्ता वही है, इसीलिए अगर तुम्हें खुश रहना है तो उसे खुश रखना होगा। थोड़ी देर बाद जब सुधा लड़कियों को खाना खिला रही होती है तब वो देखती है कि बंसी साहू के आदमियों ने एक लड़की को मारकर घायल किया होता है। यानी कि यहाँ पर ये सब आम बात थी, किसी को कोई लाशरम नहीं आती थी। यहाँ तक कि लोकल डॉक्टर को भी इसके बारे में पता होता है और वो यहाँ आता रहता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सब मजे लिए करते होते हैं। अब एक दिन शेल्टर होम में पार्टी होती है जहाँ बंसी के लोग आते हैं और अपनी पसंद की लड़की को उठाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। सुधा देखती है कि सब पार्टी में बिजी है और यही देख के सुधा वहाँ से भाग जाती है। अब ये सुनकर वैशाली की भी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में लिखी बातें और असल में वहाँ की बातों में जमीन आसमान का अंतर था। वैशाली डिसाइड कर लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इन
इन बच्चियों को बचा के रहेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अरविंद की बहन की फैमिली उसके घर पर आई होती है। अरविंद की बहन और उसके जीजा सुरेश वैशाली को समझाते हैं कि वो ये सब छोड़ दे। बंसी साहब बहुत खतरनाक आदमी है और वैशाली को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो रुकने वाली नहीं थी। वैशाली अरविंद के जीजा सुरेश से हेल्प मांगती है जो कि पेशे से एक लॉयर हैं। वैशाली उनसे कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ पीआईएल फाइल करने को कहती है कि मुनव्वरपुर के शेल्टर होम के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही। वैशाली ये कहकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोनू बंसी को बताता है कि किसी ने हम पर पीआईएल फाइल किया है। ये देख के बंसी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अगर केस हुआ तो वो फंस जाएगा। इसीलिए वो ब्रजमोहन नाम के एक मिनिस्टर के पास जाता है। अब ब्रजमोहन की बात करें तो वो समाज कल्याण विभाग मिनिस्टर रजनी सिंह का पति होता है। बंसी उसे पीआईएल के बारे में बताता है और गुस्साते हुए कहता है कि अगर वो फंसा तो वो उसे भी ले डूबेगा। पर ब्रजमोहन कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो सब संभाल लेगा। साथ ही वो बंसी को चेतावनी देता है कि वो कोई गलती ना करे क्योंकि ये बात काफी बढ़ चुकी है। ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि वैशाली को खरोच तक नहीं आनी चाहिए क्योंकि एक महिला पत्रकार के साथ कुछ भी गलत हुआ तो दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद बंसी वापस शेल्टर होम में आता है और कुछ बच्चियों को मारते हुए उन्हें धमकाता है कि वो कहीं कुछ ना बोले और अगर कोई कुछ उनसे पूछे तो वो कुछ बता भी ना पाए। तभी वहाँ सोनू आता है। बंसी उससे कहता है कि जिसने भी पीआईएल किया है वो उसे ढूंढे। तो सोनू कहता है कि वो उसे नहीं ढूंढ पाया लेकिन उसे वैशाली के जीजा सुरेश पर शक है क्योंकि वो भी एक लॉयर हैं। फिर सोनू अपने गुंडों के साथ वैशाली के जीजा को बेरहमी से मारता है। वैशाली को जैसे ही जीजा के बारे में पता चलता है वो फौरन उसे मिलने हॉस्पिटल जाती है और सुरेश उस पर गुस्सा करता है, उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। सुरेश कहता है कि उसने तो पीआईएल फाइल भी नहीं की थी पर फिर भी उसे बंसी साहू के आदमियों ने मारा, यहाँ तक कि उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी। अब यहाँ ये काफी शॉकिंग वाली बात होती है कि अगर सुरेश ने पीआईएल नहीं किया तो किसने किया। सुरेश और दीदी की बात सुन वैशाली को काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो बाहर रखकर रोने लगती है। पर अरविंद वैशाली को समझता होता है, उसे पूरा सपोर्ट करता है। इसके बाद वैशाली पुलिस स्टेशन जाती है बंसी साहू और उसके लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए कि उन लोगों ने उसके जीजा को मारा। पर पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और ना ही उसकी एफआईआर लिखती है। इसीलिए वो हॉस्पिटल के बाहर ही वीडियो बनाती है और बंसी साहू के बारे में सारी चीजें बताती है। साथ ही अपने जीजा पर हुए हमले के बारे में भी बोलती है। इस वीडियो के थ्रू वैशाली एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट करती है जिसके अंदर इस केस से जुड़ी डेली अपडेट्स, लाइव रिपोर्टिंग और कोर्ट हियरिंग न्यूज़ पब्लिक तक पहुंचाई जाएगी। और इस स्पेशल प्रोग्राम का नाम होता है भक्षक, जो कि इस मूवी का भी नाम है। वैशाली अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और उसकी इस काम में हेल्प भास्कर का बेटा अजीत करता है। ये वीडियो वो सभी सोशल मीडिया पर डाल देती है पर वो तुरंत वायरल नहीं होती। तब भास्कर वैशाली को मुनव्वरपुर की एसएसपी जसमीत कौर के बारे में बताता है जिसकी हाल ही में पोस्टिंग हुई होती है। भास्कर बताता है कि वो एक तेज तर्रार ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ उनसे मिलने जाती है जहां सबसे पहले एसएसपी उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लेती है जिसने सुरेश के खिलाफ हमला करने वाले लोगों के ऊपर फाइल लिखने से मना कर दिया था। अब चूंकि एसएसपी ने वैशाली का शेल्टर होम वाला वीडियो देखा होता है इसीलिए वो वैशाली को बताती है कि इस संबंध में उसे कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिली। आगे कहती है कि पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है इसलिए वो सबसे पहले चेक करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर एक्शन लिया जाएगा। अब एसएसपी अपने कुछ ऑफिसर को बालिका गृह भेजती है सोनू को अरेस्ट करने के लिए लेकिन बंसी उन्हें अंदर घुसने नहीं देता। साथ ही कहता है कि यहाँ सोनू नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ गुप्ता बताता है कि पीएल उसने ही फाइल की थी ताकि इस केस पर सबकी नजर पड़े। अब इस केस में एक्शन लेने के लिए एसएसपी जसमीत अपनी सीनियर से मिलती है और उसे वैशाली की फाइल दिखाती है तो सीनियर उससे कहता है कि ये केस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर कुछ भी साबित नहीं हुआ तो जसमीत की जॉब भी जा सकती है। इसीलिए उसे कोई भी एक्शन लेने से मना कर देता है। अब ये सुन जसमीत रात में वैशाली को अपने घर पर बुलाती है और कहती है कि ये केस कोर्ट तक तो नहीं जा सकता क्योंकि बंसी साहू न्यूज़ के बाद से सतर्क हो गया है और वो काफ़ी पावरफुल है तो वो कोर्ट के बाहर ही केस को ख़त्म करवा देगा और सुरेश पे हुए अटैक को कोई हादसा दिखा देगा। इसीलिए उसे कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ प्लान बनाती है और कहती है कि उन्हें समाज कल्याण विभाग पर प्रेशर डालना होगा। इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वैशाली भास्कर को ब्रजमोहन के पास भेजती है जहाँ वो उसका शुभचिंतक का नाटक करता है कि उसके खिलाफ वैशाली के पास सबूत आ चुका है और मिथिलेश यहाँ सरकारी गवाह बन उसे बालिका गृह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका है। यहाँ भास्कर सुधा की बताई बातों को मिर्च मसाला लगाकर बताता है ताकि ब्रजमोहन को उसकी बातों पर विश्वास हो जाए।
भास्कर की बात सुन बृजमोहन को उस पर यकीन हो जाता है और वो परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैशाली रोज इस केस से जुड़ी अपडेट्स अपने चैनल पर बताती होती है। तभी एक दिन गुप्ता जी उसे एक न्यूज़ देते हैं कि समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई, लेकिन ये किसी और वजह से हुआ, पर इस न्यूज़ को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ बृजमोहन बंसी को मिथिलेश के बारे में बताता है। ये सुन बंसी मिथिलेश की जमकर पिटाई करता है। मिथिलेश चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है, ये कोई आग लगाने का काम कर रहा है। तो अगले न्यूज़ में वैशाली उस अधिकारी की हत्या का यूज कर कहती है कि एक अधिकारी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुनव्वरपुर बालिका गृह का सच जान चुका था और उसके पास इसका ठोस सबूत है। यहाँ तक कि उसके पास उन सभी बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के नाम है जो इसमें मिले हुए हैं। वैशाली ने तो ये अंधेरे में तीर छोड़ा होता है, पर डर सभी जगह फैल जाता है। इस न्यूज़ की वजह से राज्य सरकार से रजनी सिंह को ऑर्डर आते हैं कि बालिका गृह के खिलाफ FIR फाइल की जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। ये न्यूज़ जसमीत वैशाली को बताती है। वैशाली ये सुन खुश हो जाती है, पर जसमीत बताती है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि FIR महिला थाने में हुई है। रेड तो होगी, बच्चियां बाहर भी आ जाएंगी, फिर उनका मेडिकल चेकअप होगा, लेकिन एट लास्ट वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मिथिलेश को ही बयान देगी और वो ही केस बनाएगा, तब जाके कुछ होगा। इसीलिए वैशाली उम्मीद ना रखे क्योंकि केस बहुत ही वीक है। इस पर वैशाली कहती है कि अगर वो सबूत ला के दे तो क्या बंसी अरेस्ट हो जाएगा। तो जसमीत कहती है कि अगर ऐसा हो जाए तब तो वो डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। ये सुन वैशाली सीधा सुधा के पास आती है, उसे गवाह बनने को कहती है, पर सुधा इसके लिए मना कर देती है। लेकिन वैशाली उसे इमोशनल कर मना लेती है कि अगर उस दिन वो बच्ची उसे भागने को ना कहती तो आज शायद वो भी उस नरक में होती। ये सुन सुधा मान जाती है और उसके बयान को रिकॉर्ड कर वैशाली सारा सच बाहर ले आती है। इस सबूत के मिलते ही SSP जसमीत अगले दिन अपनी पुलिस फोर्स के साथ शेल्टर में रेड डालती है, जहाँ वो देखती है कि शेल्टर होम के अंदर सभी लड़कियों का काफी बुरा हाल हो रखा है। वे सभी बच्चियों के मुंह को ढककर उन्हें बाहर निकाला जाता है। बंसी, सोनू, बेबी रानी और उसके बाकी साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब लास्ट में वैशाली अपने न्यूज़ के माध्यम से कहती है कि जो घटना आज हमें मुनव्वरपुर में देखने को मिली वैसा कहीं और भी हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम चुप रहते हैं। इसीलिए हमें अपनी इंसानियत को मरने नहीं देना चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट कर जरूर बताना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।